बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट्स अप एवरीवन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर से। सबसे पहले हम मैं क्लास 12th के नोट्स बना रही थी, फिर मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि उन्हें भी क्लास 11th के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो फिर आपके नोट्स बनाए। और आप जानते हैं नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो अब आपके नोट्स आपको रेगुलर मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। अगर ये नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, मतलब मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें हिंदी भी हो और इंग्लिश भी। और अगर थोड़ा बहुत कहीं ऐसा होता है कि आपको कोई, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, कोई ऐसे वर्ड्स अगर मुझे लगे हैं कि जो आपको समझ में नहीं आएंगे हिंदी में, मैंने उन्हें इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे। देखो, सबसे पहले हम अगर थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करें, आपका फर्स्ट चैप्टर ही इंट्रोडक्शन है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमिक्स समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी क्या होती है। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड पीपल्स मीन्स टू वर्क एंड अर्न देयर लिविंग। मतलब इकोनॉमी एक सिस्टम होता है जो लोगों को ये सिखाता है कि हमको कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, और साथ में हमें अपनी डे टू डे की लाइफ के लिए कैसे अर्निंग करनी है और उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स हम कमा पाएँ। यही मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। अर्थव्यवस्था एक प्रणाली है जो लोग को काम करने की जगह, जो काम करने की जगह से यहाँ पे मतलब रिसोर्सेज से है, साधन से है, ठीक है, उपलब्ध कराती है जहाँ से लोग पैसा कमा सकें तथा अपने पैसे का प्रयोग उत्पादक जगह पर लगा सकें। मतलब सबसे आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं पैसा लगाने के लिए। आप जानते हैं ना, जब आपके पास पैसा होता है तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उनमें से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना, सबसे अच्छा ऑप्शन चूज करना जहां आप अपने पैसे को मतलब उससे ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, उससे और ज़्यादा कमा कर सकते हो, तो वो होती है बेसिकली इकोनॉमी। अभी तक आप जो क्लास 10th तक इकोनॉमी पढ़ते आए हो वो थोड़ा डिफरेंट था, अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है देयर आर 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था की 3 महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है प्रोडक्शन यानी उत्पादन, सेकेंड है कंजप्शन यानी सेवन, थर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें, किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जो देश जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करता है यानी जितना ज़्यादा उत्पादन करेगा, उसकी इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर कोई ऐसा, जैसे चाइना की अगर हम बात करें, तो चाइना इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, इतनी ज़्यादा हर घर घर में प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का, तो वो वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी ही, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, प्रोडक्शन, जो देश जितना ज़्यादा। अब जैसे थोड़ा बहुत इंग्लिश वाले बच्चे या हिंदी वाले बच्चे भी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने देश को यहाँ पे कंट्री नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो अंडरस्टूड है, आप इतना समझ जाएंगे, ठीक है। जो देश जितना ज़्यादा प्रोडक्शन यानी उत्पादन करेगा उसकी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सेकेंड पॉइंट है कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है? मतलब सॉरी, सेवन करना। रिसोर्सेज यानी साधन का प्रयोग किसी देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव डालता है। देखो, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, या अगर हम कंट्री की बात ना करें, वैसे ही बात करें, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास में। अब हम उसमें से कौन सा रिसोर्स चूज करते हैं जिसका हम यूज़ कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी में, वो बहुत मैटर करता है। तो कंजप्शन का मतलब यहाँ पे यही है, वो सीधा सीधा प्रभाव डालता है हमारी इकोनॉमी पे। नेक्स्ट दिया हुआ है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को हिंदी में बोला जाता है पूंजी निर्माण। रिसोर्स को कैसे इन्वेस्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इसका आपकी इकोनॉमी पे। मतलब किसी भी देश की इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ता है कि आप अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपको सबसे पहला कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं? सबसे पहला है प्रोडक्शन, जो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा जो देश, उसकी इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सेकेंड है कंजप्शन, जब आपको रिसोर्सेज, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, का प्रयोग किसी देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है कैपिटल फॉर्मेशन, आपने जो रिसोर्स चूज किया है, अब आपको देखना है कि आप उसका कितना % इन्वेस्ट करते हो या कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो, ये सब इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। नेक्स्ट जो है, आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है अलग से। एक्चुअली ये जो आगे वाले दोनों टॉपिक्स हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। इकोनॉमिक
प्रॉब्लम्स, अर्थव्यवस्था की समस्याएं, और दूसरा दिया हुआ है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था की समस्या, मतलब एक कंट्री को इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखते हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड सोर्सेज, सीमित साधनों का ऐसा प्रयोग जिससे ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को पूरा किया जा सके। देखो, रिसोर्स, कोई कितनी भी डेवलप्ड कंट्री हो या कितनी भी अनडेवलप्ड कंट्री हो, अनडेवलप्ड की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो भी ऐसा नहीं होगा कि उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे। रिसोर्सेज हमेशा बहुत लिमिटेड ही रहते हैं, ठीक है। अब उनमें से आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक मिस्टर ए हैं और आज इनका बर्थडे है, तो इनके पेरेंट्स इनको मानते हैं, हम मान के चलते हैं, इनको 500 रुपीज़ देते हैं कि ठीक है आप अपने 500 रुपीज़ में अपना जो भी पार्टी इंजॉय करना चाहते हो वो करो। अब इनकी वांट्स तो बहुत सारी हो सकती है ना, रिसोर्स क्या है 500 रुपीज़। इच्छाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इच्छाएं हो सकती है कि चलो मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे देता हूँ। दूसरा हो सकता है नहीं भाई मुझे अपने लिए शूज़ खरीदने हैं। एक हो सकता है मुझे अपने लिए गिटार खरीदना है या मुझे कहीं घूमने जाना है। ऐसे बहुत सारी नंबर ऑफ वांट्स हो सकते हैं। तो अब ये मिस्टर ए को चूज करना है कि वो इन सारी ज़रूरतों में, मतलब वो जो इनका रिसोर्स है 500 रुपये, उसमें से एक बेस्ट अपना जो उनका मन कर रहा है करने का उसको वो चूज करे। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो सॉरी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। तो ये पूरे तरीके से डिपेंड करता है कि हर एक कंट्री लिमिटेड रिसोर्स में से कौन सा वाला रिसोर्स को चूज करती है अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन को पूरा करने के लिए। कौन सा आप अपनी प्रायोरिटी पे रखते हो और कौन सा आप ये सोचते हो चलो ठीक है इस काम को तो हम बाद में भी पूरा कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये चूज करना, मतलब ये सेलेक्ट करना अपनी इच्छाओं में से, अपने वांट्स में से ये चूज करना कि हमें कौन सी वाली मतलब वांट को, कौन सी वाली चीज़ को पहले चूज करना है, उसको पहले फुलफिल करना है। उसके बाद में मतलब आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बिकॉज अगर आपको ये समझ में आएगा तो दूसरा वाला आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इसको ध्यान से समझना, आपके एग्जाम में ये बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, किसी भी डेवलप्ड अनडेवलप्ड देश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को कुछ सामान्य समस्याएं यानी बेसिक प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ता है। मतलब वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, कितनी भी डेवलप्ड कंट्री हो, ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसको कभी उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स है, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें एक हमारी फैमिली की, और अगर हम बात करें किसी जैसे मुकेश अंबानी जी की अगर हम बात करें, तो ऐसा थोड़ी ना है कि उनके पास अनलिमिटेड रिसोर्स हैं, उनकी ज़रूरतें उनके हिसाब से हैं, है ना। और हमारे साथ भी ऐसा है कि अगर हम एक मंथ में अपनी, ऐसा थोड़ी ना होता है हमारी सैलरी आती है और उस एक मंथ की सैलरी में से हम अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। हम कुछ अभी पूरी कर पाते हैं और कुछ हम पूरी नहीं कर पाते हैं, जिन्हें हम छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है नेक्स्ट मंथ की सैलरी आएगी तब देखेंगे। तो सेम चीज़ कि कितनी भी डेवलप्ड कंट्री हो उसको भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कौन कौन सी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट दिया हुआ है व्हाट टू बी प्रोड्यूस, किसका उत्पादन किया जाए। सबसे मेन प्रॉब्लम जो सबसे पहला है वो ये है, इकोनॉमी में सबसे पहला प्रश्न आता है किसका उत्पादन किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यानी साधनों का प्रयोग किया जा सके तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जा सके। जैसे अगर मैं इसे आपको समझाऊं तो ये कहना चाहते हैं कि आपको पता ही है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक चीज़ का प्रोडक्शन सिर्फ एक ही कंट्री कर रहा है या सिर्फ एक ही मतलब बिजनेसमैन कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनमें से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है कि मैं किस चीज़ का प्रोड्यूस करूं, किस चीज़ को प्रोड्यूस करूं ताकि मेरे रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके। जैसे वही मिस्टर ए वाला एग्जाम्पल लें तो उन्हें देखना है कि मैं इस 500 रुपये को कैसे यूज़ कर पाऊँ कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ज़रूरत पूरी हो जाए या मेरे को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है। दूसरी चीज़, तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। एग्जैक्टली अगर आप अगर एक कंट्री के तरीके से सोचें तो कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वो इस बेसिस पर होता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है। ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, वो भी ठीक नहीं है क्योंकि आपके अननेसेसरी आपके रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी जितनी पॉपुलेशन है उससे कम रिसोर्सेज आप प्रोड्यूस कर रहे हो,
तो फिर क्या होगा, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। ये आप, मुझे लगता है कि शायद अभी आप स्टेट्स में पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर, तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप समझिए इसको कि आगे से आपको चीज, मार्केट में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो क्या होता है, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में इसमें सेकंड प्रॉब्लम जो आती है, जो हर कंट्री को फेस करनी पड़ती है, हाउ टू बी प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए। यहाँ पे कैसे किया जाए से मतलब सीधा सीधा तकनीकी या टेक्निक से है। कोई भी देश दो तरीके की तकनीकी का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कोई भी कंट्री केवल दो इकोनॉमी को में केवल दो तरीके की टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। जैसे पहला होते हैं कि कोई कोई कंट्री क्या करते हैं, लेबर बहुत ज़्यादा होती है, मशीन से कम काम कराते हैं। जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी सेम चीज़ है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट उतना है नहीं, इसलिए क्या करते हैं कि मशीन्स का यूज़ कम किया जाता है और लेबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सेम चीज़ चाइना में भी है। चाइना में क्या है, घर घर में छोटी छोटी मतलब फैक्ट्री तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ छोटा छोटा स्मॉल स्केल के जो बिजनेस होते हैं वो कर रहे हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वहीं पर हम यूएस की बात करें तो यूएस में क्या होता है कि लेबर बहुत कम यूज़ की जा रही है और मशीन का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको चूज़ करना है कि आप इन दोनों में से कौन सा आप चूज़ करना, सारी कंडीशंस को देखकर, आपके यहाँ पॉपुलेशन कितनी है, आप प्रोड्यूस कर सकते हो उस तरीके से, यानी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको चेक करके आपको इन दो में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। पहले ऑप्शन में क्या होगा, लेबर ज़्यादा होगी और मशीन कम होगा। दूसरे ऑप्शन में लेबर कम होगी और मशीन ज़्यादा होगी। इसके बाद में थर्ड जो प्रॉब्लम हर इकोनॉमी फेस करती है वो क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस देश की जैसी इकोनॉमी होती है वैसे आपको प्रोडक्शन करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि यहाँ पे अभी भी बहुत परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो कि हमारी जो पॉवर्टी लाइन है यानी गरीबी रेखा है उसके नीचे आती है। तो यहाँ पर जब प्रोडक्शन की बात आती है किसी भी चीज़ की, तो इस हिसाब से करना पड़ता है कि मतलब जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं और जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं, सभी लोग उस चीज़ से, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, उससे उसका यूज़ कर पाएँ। वहीं पर अगर हम किसी बहुत रिच कंट्रीज़ की बात करें तो उनको ये चीज़ नहीं सोचनी पड़ती, ठीक है। उनको क्या होता है, उनको उस तरीके की चीज़ों का प्रोडक्शन करना पड़ता है। अब मान लीजिए कि कोई बहुत रिच कंट्री है और वहाँ पर आपने जिस चीज़ का प्रोडक्शन किया है उसका आपने सिर्फ प्राइस कम रखा बट फैसिलिटी उतनी नहीं है, तो उन्हें वो चीज़ नहीं पसंद आएगी। बट इंडिया में क्या है, ओके एक बार को प्राइस कम होना चाहिए, भले थोड़ी फैसिलिटीज़ कम मिल जाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो आपको ये देखना है कि आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, जैसे रिच कंट्री है या पुअर कंट्री है, यंग जनरेशन के लिए कर रहे हो या ओल्ड जनरेशन के लिए कर रहे हो। कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उनकी जनगणना से उनको ये पता चलता है कि इस कंट्री में यंग लोग ज़्यादा रहते हैं। अब यंग लोग ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे आप व्हील चेयर्स थोड़ी ना बनाओगे, वहाँ पे आप क्या बनाओगे, आप लैपटॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कंप्यूटर्स का होगा, टीवी का होगा, जो आईपैड्स हैं उनका होगा, ये सारी चीज़ें। और वहीं किसी कंट्री में अगर ओल्ड जनरेशन ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा, आपको व्हील चेयर्स बनानी पड़ेंगी, आपको उस तरीके की जो भी उनकी नीड्स होती हैं, ह्यूमन नीड्स, आपको उनको फुलफिल करना पड़ेगा। होप आपको ये 3 प्रॉब्लम्स समझ में आई होंगी। हमारे किसी भी कंट्री के लिए 3 सबसे बेसिक प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पहला, व्हाट टू बी प्रोड्यूस, सेकेंड, हाउ टू बी प्रोड्यूस, और थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसके बाद में पूरी इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 सकारात्मक यानी पॉजिटिव, और पार्ट 2 जिसको हिंदी में बोला जाता है आद शर्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मेटिव। क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मैंने ऐसे कंपेयर करके लिखा है ताकि जल्दी समझ में आए। इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम है और उनको अभी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। पॉजिटिव में क्या होता है, हम प्रेजेंट कंडीशन को देखते हैं कि अभी फिलहाल हमारी इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और हम उन्हें अभी उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर वहीं पर हम नॉर्मेटिव की बात करें तो उनमें क्या होता है, हम हमेशा
फ्यूचर को देख रहे होते हैं कि इकोनॉमी में क्या समस्याएं भविष्य में आ सकती हैं। प्रेजेंट को देखते हैं, प्रेजेंट को कंपेयर करते हैं फ्यूचर के साथ कि अच्छा ये प्रॉब्लम अगर अभी है तो इनसे हमें फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है फ्यूचर में। ये हमेशा फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने यही लिखा है, यह वर्तमान यानी प्रेजेंट पर बात करते हैं और ये भविष्य यानी फ्यूचर पर। देन नेक्स्ट लिखा हुआ है, अब आप एक चीज सोचो, अगर हम किसी में प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम उसके जो डेटा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि वो डेटा हमारे सामने है। अगर जो डेटा आपके सामने आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, वेरीफाई को हिंदी में सत्यापित बोला जाता है। और बट जहाँ पे आप फ्यूचर की बात कर रहे हो, क्योंकि आपके पास अभी डाटा अवेलेबल नहीं है ना, आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हम उन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तो इनके जो डेटा है उसको आप वेरीफाई नहीं कर सकते। इसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राइस इन इंडिया इकोनॉमी आर राइजिंग। इंडिया में जो प्राइजेज हैं वो इकोनॉमी के जो प्राइजेज हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, हम इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे हमारा कंट्रोल भी है और हम इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें इंडिया शुड टेक स्टेप अ कंट्रोल राइजिंग प्राइस, इंडिया को स्टेप लेना चाहिए अपनी राइजिंग जो उसका प्राइस राइज कर रहा है उस पर। तो एक बात बताइए, करना चाहिए, ठीक है, जब फ्यूचर में होगा तब कंट्रोल करेंगे, अभी तो कुछ नहीं कर सकते ना क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है उसका। तो ये आपके इस चैप्टर के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे। चैप्टर में इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। साथ ही आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आपको नोट्स कैसे लगे। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और होना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी नोट्स आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से इसका। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो क्योंकि आप डेली अब आपको वीडियोस मिला करेंगे। अभी कुछ दिन का गैप हो गया था वो आपके नोट्स की वजह से, अब ऐसा नहीं होगा। आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप लोग बेल आइकन को प्रेस करोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।